स्वागत है ब्रेक के बाद। और जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले हमने बताया था कि अब हम बात करने वाले हैं कि बिहार चुनाव में राजनीतिक समीकरण साधने के लिए, चुनावी समीकरण साधने के लिए क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि पटना में कल एक प्रदर्शन हुआ था वक्फ संशोधन के खिलाफ में। बिहार विधानसभा चुनाव में क्या वक्फ कानून का विरोध बड़ा मुद्दा बने जा रहा है, लेकिन पटना के गांधी मैदान की रैली तो कुछ और ही इशारा कर रही है। गांधी मैदान में वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ रैली का आयोजन किया गया और जमकर भाषणबाजी हुई। हर नेता अपने को मुस्लिम समर्थक बताते हुए संसद से पारित कानून को लेकर केंद्र सरकार पर तीखे हमले करता हुआ दिखा। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ मुस्लिम संगठन इमारत-ए-शरिया ने एक बड़ी रैली का आयोजन किया था पटना में। तो कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के अलावा कई नेता उसमें शामिल हुए। हजारों की तादाद में जुटी भीड़ को यह बताने की कोशिश की गई कि बस सरकार बनवा दो, बदले में जो चाहो वो ले लो। तेजस्वी यादव के बयान पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, पटना के उसी गांधी मैदान में जहां आपातकाल के दौरान संविधान की रक्षा और संविधान के सम्मान के लिए जान की परवाह किए बिना लाखों लोग एकत्र हुए थे, वहीं पर कल एक ऐसी रैली हुई जिसमें इंडी गठबंधन के सहयोगी बिहार के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि संसद के कानून को कूड़ेदान में फेंक देंगे, जबकि यह कानून तो दोनों सदनों से पारित है और सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। तो बीजेपी ने सवाल किया कि क्या यह देश संविधान से चलेगा या फिर शरिया से चलेगा। तो बिहार सरकार के मंत्री और जेडीयू के नेता अशोक चौधरी ने कहा कि यह मुस्लिम तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति है। ये मुस्लिम समाज को देखना है कि तेजस्वी या लालू परिवार के वक्त उनका कितना विकास हुआ और आज कितना विकास हुआ है। तो वहीं बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि वक्फ समाजवाद के विचार के खिलाफ है। उनका विचार संविधान को नीचा दिखाना, उसे तोड़ना। वे गरीब मुसलमानों के साथ नहीं बल्कि उन चंद लोगों के साथ खड़े हैं जो सारी संपत्तियों पर कब्जा करना चाहते हैं। यह समाजवाद नहीं बल्कि नमाजवाद है। सवाल यह भी है कि संसद में वक्फ संशोधन पर बोलते हुए कभी लालू यादव ने वक्फ की लूट और माफिया सरगनाओं के चंगुल से निकालने की बात की थी, लेकिन आज इस विरोध की सियासत में यह भूल जाते हैं कि बिहार के उन सैकड़ों किसानों को न्याय कौन दिलाएगा जिनकी जमीन को वक्फ बोर्ड ने गैर कानूनी बता दिया। आरजेडी के समाजवाद में इन गरीब लोगों को न्याय कौन दिलाएगा? ये बड़े सवाल हैं जो बिहार के चुनाव में तो इस बार उठने, लेकिन बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि जिस दिन भी वो सरकार में आएंगे तो वक्फ कानून को कूड़े में डाल देंगे। एनडीए भाजपा की सरकार जाने वाली है। गरीब आवाम की सरकार बनेगी तो इस बिल को, इस कानून को बिहार राज्य जो है कूड़े के दान में फेंकने का काम करेगा। बिहार में किसी भी कीमत पे इस कानून को हम लोग लागू नहीं होने देंगे। ये सब बरगला रहे हैं क्योंकि सीए के बारे में भी ऐसा ही ये लोग बोलते थे। खैर, भाजपा प्रवक्ता और सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि तेजस्वी और इंडी के नेता 50 साल पुरानी मानसिकता से बाहर नहीं आ पाए अभी तक। न संसद का सम्मान, न न्यायपालिका का सम्मान, वोट बैंक की चाहत में जो कुछ बोला गया है तेजस्वी यादव और इंडी गठबंधन के अन्य नेताओं के द्वारा, उससे साफ है कि यह संविधान को कूड़ेदान में फेंकने की 50 साल पुरानी मानसिकता से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। तो वहीं बिहार सरकार में नेता और जेडीयू के नेता अशोक चौधरी का कहना है, बिहार सरकार में मंत्री भी हैं, कि ये लोग सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके वोट बटोरना चाहते हैं। तेजस्वी यादव इन लोगों को सूट करता है ना, इन लोगों को तो सूट करता है ना, क्योंकि ये क्लेम करते हैं कि हम एमवाई वाले लोग हैं। कौन व्यक्ति है जो सिर्फ हिंदू मुस्लिम करा करके वोट लेना चाहता है? तो जो जात की राजनीति करते हैं, धर्म की राजनीति करते हैं, उनको ऐसी राजनीति मुबारक हो। हम तो विकास की राजनीति करते हैं। नीतीश कुमार ने हमेशा कहा है जो वोट देगा उसके भी हम साथ हैं, जो वोट नहीं देगा उसके लिए भी साथ हैं। नेताओं के बयान से आपको एक पूरी लाइन दिखाई पड़ गई होगी कि इस बार के बिहार के चुनाव के में क्या कुछ ये सब मुद्दे होने वाले हैं और किसकी लाइन क्या रहने वाली है। इसी पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ नीरज कुमार, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत नीरज जी, नमस्कार। साथ में हमारे साथ दिनेश पाल जी हैं, आरजेडी के स्पोक्स पर्सन, प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत दिनेश पाल जी आपका भी इस चर्चा में।
और हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी स्टूडियो में जुड़े हुए हैं, जिनके जरिए थोड़ा सा विस्तार दे देता हूं पहले चर्चा को। विनोद जी, दिखाई पड़ रही है कि कल जो पटना में हुआ और उसके बाद जिस तरह से लाइन ली है नेताओं ने, कोई कह रहा है कूड़े में फेंक देंगे। कैसे फेंक देंगे कूड़े में? है सीए के बारे में भी यही कहते थे, कूड़े में फेंक देंगे। आज सीए लागू है और किसी की कोई नागरिकता नहीं गई है। ठीक उसी तरह से वक्फ संशोधन को लेकर के बरगलाया जा रहा है, डराया जा रहा है और यह भी आश्वासन दिया जा रहा है कि हम अगर आए तो कूड़े में फेंक देंगे। ये तो बिल्कुल जिसे कहते हैं कि बिहार चुनाव की राजनीति में, चुनावी राजनीति में ये एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है, जिसमें एक तरफ एनडीए, दूसरी तरफ आरजेडी और उनके साथी। लाल जी, ये बहस जो बिहार में है वो होने जा रहा है समाजवाद बनाम नमाजवाद। और ये इस चीज़ को हमें ये देखना पड़ेगा। एक डेटा मैं आपको देता हूँ। 2006 से पहले बिहार में जो वक्फ की संपत्तियाँ थी वो 6000 एकड़ जी, और 9 के संशोधन के बाद और 13 के संशोधन के बाद जब उसमें बाई लॉ डाला गया, उसमें यूजर्स क्लॉज डाला गया, तो बिहार में 1.25 लाख एकड़ जमीन वक्फ की हो गई। बताइए कितना अब ये सवाल उठता है कि ये संपत्ति किसके खाते में गई? क्या उसमें गरीब मुसलमान या उस जो मुस्लिम महिलाएं हैं या बेवा हैं, क्या उनके नाम से गया 1.25 लाख एकड़ जमीन, या कुछ चंद लोगों ने उसको ऐसे बांटा अपने में कि लालू यादव 2009 में वक्फ के संशोधन बिल पे बहस करते हुए ये मुद्दा उठाया था कि वक्फ की जो संपत्ति की लूट हो रही है, क्या सरकार इस पे ध्यान दे रही है? कुछ चंद माफियाओं ने डाक बंगले के चौराहे पे इतने बड़े बड़े आलीशान बंगले बनाए हैं, इतने बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाए हैं। क्या ये सरकार को पता है कि ये वक्फ की जमीन की लूट किसने की है? बिल्कुल। तो ये जो बड़ा सम्मेलन करते हैं आप, कुछ मुतवल्लियों के लिए करते हैं जी, कुछ मौलानाओं के लिए करते हैं, और बात आप समाजवाद के करते हैं कि गरीब गुरबों की जमीन किसकी? बिहार की जमीन। उससे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल ये है लाल जी कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है। बिल्कुल, संसद से पारित ये कानून है, मामला सुप्रीम कोर्ट में है। आप संसद को भी धता बताते हैं, सुप्रीम कोर्ट पे भी 14 से 15 से ज्यादा वहां पीआईएल लेके आए थे, यही मुस्लिम संगठन थे। तो क्या सुप्रीम कोर्ट पे भी इनको भरोसा नहीं है? संसद पे भी नहीं है? बहस सियासत की करनी है तो ये समाजवाद बनाम नमाजवाद तो कहना बिल्कुल जायज बनता है कि इलेक्शन के टाइम में आप इस बहस को किस रूप में ले जाना चाहते हैं। बिल्कुल, और ये चीज दिखाई पड़ रही है जो ये आपने सवाल किया, संसद से पारित, सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन, लेकिन मामला सड़क पर, और सड़क पर में भी मामला में सीधा कि आप हमें लाइए तो सही, हम कूड़ेदान में फेंक देंगे। कैसे फेंक देंगे दिनेश पाल जी कूड़ेदान में किसी संसद से पारित कानून को? आप बताइए तो। अगर सुप्रीम कोर्ट उस पर सुनवाई करके उसको जायज ठहरा देती है, अगर उसको सही मानती है, तो कैसे कूड़े में फेंक देंगे? बरगला रहे हैं इसका मतलब ये कह करके आप। आपने सिर्फ एक ही शब्द सुना है, नेताजी ने राहत इंदौरी जी की पंक्तियों को भी कोट किया है कि सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो किसी एक विचारधारा या एक जो नागपुरिया गिरोह है वह उसका सिर्फ हिंदुस्तान नहीं है, या यहाँ देश में जितने भी जाति धर्म के लोग हैं उन सब का बराबर बराबर भारत है और यहाँ पे उनकी सबकी साझेदारी है। और आप जिस एक रैली का जिक्र कर रहे हैं, उसके एक दिन पूर्व पटना में ही विद्यापति भवन में बौद्धिस्ट लोग का भी हुआ था सम्मेलन जी, और उसका मुद्दा भी इसी से जुड़ा हुआ है। आपको मालूम होगा और जानते होंगे कि बोध गया में जो गौतम बुद्ध को जहां ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उस बौद्ध का जो कमिटी है उसको लेकर आंदोलन हो रहा है और एक भंते को बंद किया गया है और लंबे समय से आंदोलन चल रहा है। उसमें भी लगभग यही स्थिति है। वहां पे बौद्धिस्टों का जो उसके जो व्यवस्थात्मक हैं उसमें ब्राह्मणों को रखा गया है। फैसला सड़क पर होगा या कोर्ट में? एक मिनट सुनिए, बौद्ध स्तर में ब्राह्मणों का वहां कब्जा है। दूसरी तरफ आप जब वक्फ कानून बना रहे हैं उसमें आप दूसरे गैर मुस्लिम को शामिल करने की बात कर रहे हैं। बताइए जरा कितने हिंदू के ऐसी कमेटियां हैं, हिंदू ट्रस्ट हैं, संगठन हैं जिसमें मुस्लिम को या बौद्ध को रखा गया है? एक सवाल हुआ है। हमारे जहाँ रही बात नेता की, तो नेता बिहार की इस समय विपक्ष के नेता हैं और बिहार की जनता की आवाज है। इस समय बिहार की जनता उनको सबसे ज्यादा सुनना चाहती है और जनता की आवाज रख रहे हैं, वो जनता की बात कर रहे हैं। ठीक है। जनता जिस दिन चाहेगी, जिस तरह आप देखिए, याद कीजिए उस काले कानूनों को, कृषि कानूनों को किसानों ने अड़ा और वही सरकार जो सरकार पास की थी वही सरकार कूड़ेदान में डाली लेके। तो बिहार की जनता, वो बिहार के
बैसाखी पे केंद्र की सरकार चल रही है। दिनेश पाल जी, आपने 2-3 पॉइंट जो उठाए हैं उस पर मैं नीरज जी से जरूर जवाब लूंगा। आपने कहा कि भाई वहां बोध गया में भी इस तरह की बात चल रही है। मैं कह रहा हूं कि चाहे जो भी मामला हो उसको आप कोर्ट में तय करेंगे या सड़क पर तय करेंगे, पहली बात तो ये। दूसरी बात, आपने कहा सभी का खून इस मिट्टी में शामिल है, अच्छी बात है। कितना अच्छा होता है राहत इंदौरी जी के इस शेर को हम लोग 14 अगस्त 1947 से पहले अपने दिमाग में बिठा लेते, आज हमारा भारत इतना बड़ा होता है ना। इस तरह से न कटा होता न बटा होता भारत, अगर इस चीज को सब लोग दिमाग में बिठा लेते तो, लेकिन वो नहीं हो पाया। ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास, दीजिएगा जवाब। नीरज जी से आपने जो कुछ सवाल उठाए उसका जवाब लेता हूं। नीरज जी, उनका यह कहना है कि भाई जिस तरह से कृषि कानून वापस आया था उस तरह से हम सत्ता में आएंगे तो हम डाल देंगे कूड़ेदान में, हम कोई नहीं बरगला रहे हैं, हम सही बात बोल रहे हैं। आरजेडी की आइडेंटिटी ही रही है गुंडागर्दी, और ये गुंडागर्दी वाली भाषा बोलते हैं। लोकतंत्र में इस तरह की मर्यादा विहीन भाषाओं के लिए कोई स्थान नहीं होता। नहीं जनता इस तरह की भाषा को सुनना चाहती है, नहीं देश का कानून इस तरह की भाषा को बोलने की इजाजत देता है। गुंडागर्दी ही इनकी पहचान है। इस तरह की बातों करके, भाई संसद से पास किया हुआ कानून है, अभी कोर्ट में इस पर सुनवाई चल रही है, कि मजाल है कूड़ेदान में फेंक देंगे। ये सिर्फ और सिर्फ जो मुस्लिम समाज है उनमें भ्रम फैलाने का काम करते हैं। और आपको एक आश्चर्य होगा जानकर बिहार की सच्चाई, कि यहाँ जितने वक्फ बोर्ड की जमीन पर कब्जा किया हुआ है उसमें 90% से अधिक लोग आरजेडी के कार्यकर्ता हैं। आपके पास ये कहने का क्या डेटा, क्या है, क्या आधार है, किस आधार पर आप ये आरोप लगा रहे हैं? हर जगह फुलवारी शरीफ से लेकर के कंकड़बाग कहीं भी आप चले जाएंगे, हर जगह सर उनका कब्जा है। और तेजस्वी यादव, मैं आ रहा हूं दिनेश जी, आ रहा हूं, आपके ऊपर बड़ा आरोप लगाया, जवाब दीजिए। हाँ, तेजस्वी यादव जी उनको बचाने की एक नाकाम कोशिश कर रहे हैं संशोधन बिल का विरोध कर, उसकी आड़ में, क्योंकि सरकार उस पर कार्रवाई कर रही है तो उसका वो विरोध कर रहे हैं। याद करिए ना, संसद में इनके पिताजी ने एक बार कहा था कि वक्फ बोर्ड की जमीनों को वो तो ऑन रिकॉर्ड है, वो संसद के अंदर है। हाँ, और आज अपनी सुविधा के लिए, तुष्टीकरण के लिए, वोट बैंक की राजनीति के लिए और पसमंदा मुसलमानों के साथ अन्याय करने के लिए कि वक्फ बोर्ड पे किनका कब्जा है साहब? जो 20% जो अग्रणी मुसलमान है, जो शिया है, शेख है, उनका कब्जा है। 80% जो पसमंदा गरीब मुसलमान है, मस्की है, बेवा है, जिनको सही मायने में इसकी जरूरत है, उसको तो उन्होंने कोई अधिकार देके नहीं रखा है। ये उनके अधिकार की लड़ाई है। इसके प्रबंधन में पारदर्शिता लाने के लिए ये कानून लाया गया है, जो कि स्वागत योग्य कानून है। इसमें कहीं से किसी की जमीन छीनी नहीं जा रही है। ये सब चीजें वो लोग समझने को तैयार ही नहीं है सर। नीरज जी, ये सब चीजें समझने को तैयार ही नहीं है, ना सुप्रीम कोर्ट को ना संसद को मानने को तैयार है। आ जाएगा अगर समझना चाहेंगे तो। 2020 में मुस्लिम का वोट प्रतिशत एनडीए को मिला था 5% और 2024 में मिला है 12%। तो इनके भ्रम की राजनीति के बावजूद जहां हमें शून्य मिलता था, और आज हम 12% पर हैं, और आने वाले चुनाव में हम और बढ़ेंगे, या 12 से बढ़कर 24 होगा। चुनौती बड़ी है, लेकिन आपके लिए भी बड़ी चुनौती है समझाने की लोगों को कि हाँ उनके हक में है, ये पसमानदा समाज के हक में, गरीब मुसलमानों के हक में, महिलाओं के हक में। दिनेश जी एक छोटा सा काउंटर करना चाहते हैं, उसके बाद विनोद जी के पास आऊंगा। दिनेश जी बोलिए। देखिए, पहले तो विनोद जी ने भी कहा कि यह लड़ाई समाजवाद और नमाजवाद की है जी, वो तो सुधांशु त्रिवेदी जी का शब्द भी है। उन्होंने समर्थन किया, मैं उसका खंडन करता हूं। ये लड़ाई जो है बिहार में समाजवाद बनाम मनुवाद की हो रही है। और दूसरी तरफ कहां है मनुवाद? एक मिनट सुन लीजिए, सुधांशु जी ने जो आप सुधांशु जी का एक नमाजवाद शब्द सुने, दूसरा शब्द सुनिए। उन्होंने कठमुल्ला मुल्ला बोला है। और अभी भाजपा प्रवक्ता बोल रहे हैं कि गाली, भाई भाजपा का चरित्र देखिए, भाजपा का सांसद यही भाषा। मुल्ला कठमुल्ला बोलने में क्या दिक्कत है? अगर भक्त अंधभक्त बोलते हैं लोग तो, एक मिनट, अगर भक्त अंधभक्त बोलते हैं तो मुल्ला कठमुल्ला बोलने में क्या परेशानी हो जाती है? विरोध कर रहे हैं, मुल्ला के बंदे हैं, अल्लाह के बंदे नहीं हैं, अल्लाह के बंदे। हाँ, प्रचलित शब्द है भाई, प्रचलित शब्द है। सही बात। रमेश बिजली ने संसद में इसी तरह कहा था, संसद में मुसलमान है वो इसका विरोध कर रहे हैं। ठीक है, मुझे विनोद जी को लाने दीजिए थोड़ा। विनोद जी को आप लोग दोनों रुकिएगा दोनों, जरा विनोद जी को लेके आता हूं। विनोद जी आप बात सुनिए, पहले पूरी बात सुन लीजिए। हाँ करिए, एक लाइन में ध्यान कीजिए, संसद में जाकर रमेश बिजली जैसा सांसद भी बदजुबानी किया है, उग्रवादी, आतंकवादी, मुल्ला कटमुल्ला क्या क्या गाली दिया। तो वो उग्रवादी आतंकवादी का है, तो उस मामले पर जो होना था, जो एक्शन लिया जाना था वो लिया गया है, लिया गया वो एक्शन। जैसे कहा कि इन्होंने आरजेडी का कार्य कब्जा 20%, यह बिल्कुल निराधार बात है। अगर ऐसी बात कहें तो इनको यह कहना चाहिए कि बल्कि मुस्लिम संगठन का जो बिना
बिना किसी आंकड़े के दावा लेकिन करना मैं एक 20%, बात कहूंगा तो दिनेश जी, हिंदू धार्मिक संस्थानों दिनेश जी, मुल्ला मौलवी वगैरह कहने पे इतना में चिड़िए नहीं, क्योंकि लोग पंडित पुजारी भक्त अंधभक्त कहते रहते हैं, इसलिए चिड़िए नहीं इन सब शब्दों पर, ठीक है? ये उसी तरह से ये शब्द इस्तेमाल होते हैं। विनोद जी, सुनिए दिनेश जी एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट रुक जाइए। दिनेश जी मैं सुन रहा था, दिनेश जी मैं आपके दोनों एक मिनट आप दोनों जरा एक मिनट के लिए शांत हो जाइए। एक मिनट दिनेश जी, एक मिनट रुकिएगा। अरे भैया एक मिनट रुक जाओ, फिर मैं लेकर आता हूँ, आप दोनों के पास आऊंगा। दिनेश जी एक जवाब देना है, अरे हाँ सुन लिया बॉस, आपने सुन लिया, एक रुक जाइए, एक मिनट के लिए रुक जाइए। जवाब देना अब विनोद जी को एक मिनट एक मिनट मैं आपको ही सवाल दे रहा हूँ, पहले नीरज जी बोलिए सवाल दे रहा हूँ दिनेश जी, नीरज जी का जवाब देना हमको। दिनेश जी आपको ही सवाल दे रहा हूँ, एक मिनट आप सुनिए। दिनेश जी रुकिएगा, एक मिनट बॉस, दिनेश जी एक मिनट, थोड़ी सी सांस लीजिए, थोड़ी सांस ले लीजिए दिनेश जी, थोड़ी सी सांस लीजिए, इतना भलभलाए क्यों भाई? एक मिनट, थोड़ी सी सांस लीजिए, बुलाया है, थोड़ी सी सांस लीजिए, हम देंगे आपको बोलने का पूरा मौका देंगे, पूरा मौका देंगे। विनोद जी एक मिनट, मैं ये दिनेश जी कह रहा था कि आप इतने समाजवाद और नमाजवाद से भड़क रहे हैं और समाजवाद आप मनुवाद तक आप लेके जा रहे हैं। नालंदा के 100 से ज्यादा किसानों की जमीन पे जो वक्फ की नोटिस है और पिछले कई महीनों से वहां धरने प्रदर्शन उनका हो रहे हैं, उसको न्याय कौन दिलाएगा? ये न्याय दिलाएगा कि एक जमीन किसी के बाप का नहीं है? ये न्याय दिलाएगा कि बिहार में 16% मुसलमानों की वोट है, एक मुश्त आपको वोट चाहिए तो वो आपको मुल्ला मौलवी, अगर सुधांशु त्रिवेदी ने कहा तो क्या गलत कहा? उस 1.25 लाख एकड़ जमीन में कितने गरीब लोगों की जमीन है, कितने गरीब लोगों के लिए इस वक्फ ने आपके पटना में, और जो बात अभी नीरज जी कह रहे थे उसको मैं सेकंड करता हूं कि आपके यहाँ वक्फ में एक मुतल्ली पूरे 20 साल से है, लालू जी के जमाने से चुने हुए लोग हैं, अभी तक वो मुतवल्ली हटा नहीं है। कौन है मुतवल्ली? किसके हाथ में वक्फ की ये संपत्ति है? तो उसमें गरीब लोगों का अगर कोई भला नहीं है, गरीब लोगों के किसान की अगर सुनवाई नहीं है, तो ये समाजवाद कहलाएगा या नमाजवाद कहलाएगा? इसका जवाब दीजिए। दूसरा, आप सबसे बड़ी बात जो आप कहते हैं, इतना जो आप बीजेपी पे भड़ास निकाल रहे हैं, आप निकालिए, आपको बिल्कुल के निकालना चाहिए, लेकिन तर्क के साथ आइए कि ये इसमें जो लाखों लोग के दावा आप कर रहे हैं, उस गरीब मुसलमान को जो आप लाए थे और पटना में इलेक्शन से पहले अपनी शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे, उस गरीब लोगों को इस वक्फ से क्या लेना देना? कि इस गरीब लोगों के लिए आज वक्फ ने एक स्कूल बनाया है, एक अस्पताल बनवाया है, एक चैरिटी सेंटर खोला है, उसके बच्चों को एजुकेशन के लिए उसने कोई स्कॉलरशिप दी है। तो ये काबिज है, ये कब्जा है मौलवी और मौलानाओं का। इसलिए आपको कहा गया है कि कुछ मुतवल्लियों के ये पूरा का जो ये गांठ है, एक कॉकस है, उसको ये वक्फ संशोधन अधिनियम ने, कानून ने बदला है, तोड़ा है। थोड़ा समझिए और थोड़ा लोगों को समझाइए। दिनेश पाल जी, आपको बोध गया का मामला नजर आ गया, और जो नालंदा का जिक्र कर रहे हैं कि किसानों की जमीन पर वक्फ बोर्ड दावा कर रहा है, और ऐसे कई मामले हैं, एक मामला नहीं है, वो आपको क्यों नहीं नजर आता? बताइए। वही सवाल हम आपसे कर रहे हैं कि आप कल की रैली पे तो चर्चा कर ले रहे हैं, लेकिन बोध गया पे आपने रैली क्यों नहीं किया? महीनों से चल रहा है आंदोलन, और उनका क्यों नहीं आप सुन रहे हैं? आपसे सवाल मेरा हो जाएगा। दूसरी बात, नीरज जी से मेरा ये जवाब चाहिए कि नीरज जी ने पता नहीं कहां से आंकड़ा लाया कि 20% आरजेडी का कब्जा है वक्फ के जमीनों पे। तो हम चाह रहे हैं कि उसी के साथ यह भी बता दें कि जो हिंदू धर्म के जो संस्थान है या धर्म की संस्थाएं हैं, उस पे भाजपा का कितना प्रतिशत कब्जा है, किस जाति के लोगों का कब्जा है, कितना प्रतिशत कब्जा है, यह भी एक जवाब दे दें। किस जाति, रुके ना, सुन लीजिए, किस जाति के लोग का। और उसके बाद भाजपा की एक पता नहीं कौन सा वो दिवा स्वप्न में जीती है पार्टी, वो जबरदस्ती लोगों के जैसे भला करने का बात करते हैं कि हम उसे भला करना। भाई जो जिसके भला कर रहे हैं वह भला महसूस कर रहा है कि नहीं? आप याद कीजिए, अटल बिहारी से जोड़ के आज तक अटल जी ने ऐसे ही कहा था कि हम कर्मचारियों का भला करेंगे नई पेंशन योजना लाके। आज पूरे देश के कर्मचारी विरोध कर रहे हैं, पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हैं। भाजपा ने कहा कि हम किसानों की भला करेंगे, 3 कानून लाके। किसानों ने सड़क पे उतरा, शहादत दी और उसे वापस आना पड़ा, क्योंकि किसान को पता है कि भला नहीं करूंगी, जमीन हड़पने जा रहे हैं। उसी तरह अल्पसंख्यक को पता है कि आप उनका भला नहीं करने जा रहे हैं, आप उनका जमीन हड़पने जा रहे हैं। आपके पास मेरा सवाल एक भी जवाब नहीं आया दिनेश जी, आपने एक भी जवाब नहीं दिया। आप यहाँ बाएं दाएं घुमा रहे हैं।
ये भाषण करने का नहीं है, तथ्य के साथ आइए। तथ्य तो ये है कि लोग भाजपा को बार बार चुन रहे हैं। जितने सवाल मैंने किया आपको, और देखिए हम अपनी रिपोर्ट में बहस आपसे चाहते हैं, आपने कोई जवाब नहीं दिया। बीजेपी प्रवक्ता नीरज जी बोलिए, नीरज कुमार जी बोलिए, जवाब दीजिए जो सवाल उन्होंने उठाए। धंधा करना, जमीन की दलाली करना, वक्फ बोर्ड के ठेकेदारों का यही काम रह गया था। साहब पटना में एक हनुमान मंदिर है और 9 अस्पताल चलाता है, हनुमान मंदिर 9 अस्पताल चलाता है। एक उदाहरण दीजिए कहीं वक्फ बोर्ड ऐसा कहीं कुछ कर रहा हो, एक अस्पताल बनवाया हो, स्कूल बनवाया हो, कॉलेज बनवाया हो, यूनिवर्सिटी बनवाया हो, कहीं नहीं। लेकिन अब वक्फ बोर्ड की जमीनों पर मुस्लिम भाइयों के भलाई के लिए, फायदे के लिए एजुकेशनल हब बनाया जाएगा, वहां शिक्षण संस्थान खोले जाएंगे, अस्पताल खोले जाएंगे, जो कि उनके हक के लिए होगा। तो इसमें उन्हीं का ट्रीटमेंट होगा, उन्हीं की पढ़ाई होगी, मदरसों का डेवलपमेंट होगा। हमारे मोदी जी कहते हैं ना कि हमारे मुस्लिम भाइयों के एक हाथ में कुरान तो एक हाथ में लैपटॉप होना चाहिए। उस संकल्पना को पूरा करेगा यह। बिल्कुल जमीन हड़पने की बात करती है तो अभी क्या हुआ ना, अभी चुनाव आयोग ने कहा कि हम वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण करेंगे। अभी अफवाह फैलाना शुरू कर दिए कि पुराने लिस्ट को डिलीट कर रहे हैं, नया लिस्ट बनाएंगे। दरअसल इनके पास कोई सॉलिड मुद्दा है नहीं, ठोस मुद्दा है नहीं, सिर्फ अफवाह और भ्रम की राजनीति करते हैं। और आज निश्चित रूप से बिहार के पसमानदा समाज के लोग इस बात को समझ रहे हैं कि ये कानून उनके हक में है। क्योंकि उनकी महिलाओं को क्या होता था साहब, जब महिलाएं विधवा हो जाती थी उनकी जमीन को उनका अधिकारी लोग छीन लेते थे। ये कानून महिलाओं को अधिकार देगा, गरीब को अधिकार देगा। और इसमें जो धारा 40 थी, इसके तहत किसी को कहते थे कि वक्फ यूजर और की जमीन को हमने छू लिया, ये हमारा हो गया, उस पर सवाल होगा, इनको साबित करना होगा दस्तावेज के साथ। और तो कोई इसमें विशेष की नहीं जा रही है। और मैं राजद से सवाल पूछना चाहता हूँ, आप सिर्फ पॉलिटिकल लाभ लेने के लिए आप बयानबाजी करते हैं साहब। जब ये वक्फ बोर्ड संशोधन पे सभी दलों से राय विचार लिया जा रहा था, कहाँ थे आप? आपने एक भी राय सलाह दिया क्या संशोधन के लिए होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? राय तो संसद के अंदर लालू जी ने रखी थी अपनी, मुस्लिमों को भड़काने के लिए सिर्फ बयानबाजी। आपने एक राय दिया हो, अब तथ्य को सामने लाइए। एक राय आपने नहीं दिया। दिनेश जी, लालू जी ने तो अपनी राय रखी थी संसद के अंदर, संसद के अंदर, और वो राय उनकी उस दौरान वायरल भी हो रही थी। दिनेश जी, वीडियो पूरा नहीं वायरल हो रहा था, कट करके वायरल था। नीरज जी का एक बात जवाब दे दें। नीरज जी कह रहे थे, नीरज जी अभी दावा किए कुछ देर पहले कि मुस्लिम का वोट 12% मिल रहा है। हाँ। इनको तो खुशी होनी चाहिए और मुस्लिम को भागीदारी देनी चाहिए। अब बता दें कि टिकट कितना दिए थे लोकसभा में और विधानसभा में कितना देंगे आपको? जब आपको सुनिए, जब 12% का वोट मिलता है आप टिकट क्यों नहीं देते हैं? निश्चित रूप से आप उनको भागीदारी क्यों नहीं देते हैं? जब आपको एक मिनट, आपको जब वोट मिलता है ऐसी नहीं है जो जाति धर्म देख के बनाई गई हो। आपको जब वोट मिलता है तब टिकट क्यों नहीं देते हैं उनको? हम आपसे पूछ रहे हैं, 12% वोट लेते हैं, आप टिकट क्यों नहीं देते हैं उनको लोकसभा में, विधानसभा में? कब लोकसभा टिकट दिया था आप मुस्लिम को? घोषित कर दीजिए किसी यादव में से ही लालू जिस मोदी जी की आप बात कर रहे हैं, उसी मोदी जी ने राज्य में कहा था लोगों को ऐसे सवाल पूछने का कोई हक नहीं, कोई राइट नहीं। पहले आपके पार्टी में, आपकी सरकार बिहार में है, समाज से ही मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करे आरजेडी, फिर उसे अधिकार बनेगा पर सवाल करें। ठीक है, ठीक है। दमाद आयोग चल रहा है, दमाद आयोग को बोलिए ना, दमाद आयोग पे, दमाद आयोग को नहीं, कोई दमाद आयोग नहीं चल रहा। परिवार पे नहीं बोलेगा, ये जो साइड बने हैं, ये महावीर मंदिर के ट्रस्ट आपका मंत्री चला रहा है, आपका मंत्री बोला उनकी पहचान आपका मंत्री बोला आप बताएंगे कि रास्ता की जमीन नहीं था, मंत्री ने कहा आरएसएस कोटा से बना जमीन देकर वहां रास्ता। रुकिए, आप दोनों जरा रुक जाइए। विनोद जी की एक टिप्पणी, विनोद जी की एक टिप्पणी, रुक जाइए, रुकिए विनोद जी। बिहार सरकार में छोड़िए, आप वक्त पे आपका तर्क सही नहीं था। मैं एक सवाल और कर रहा हूं आपसे। ये तेज प्रताप जी का जो दरबार चल रहा है और उनको तो पार्टी से आपने निष्कासित किया हुआ है और तेज प्रताप के दरबार में भारी भीड़ जुट रही है, तो बिहार में कुछ नया समीकरण बन रहा है क्या तेज प्रताप के दरबार से? बाहर से तो नहीं बनता, अंदर से कुछ और बन रहा है क्या? आंतरिक कला में पूरा डूबा हुआ है। दिनेश जी को जवाब देने दीजिए। अभी आप तेज प्रताप जी का फिलहाल मुझे यहीं पर रोकना पड़ेगा क्योंकि विदेश मंत्रालय की प्रेस वार्ता में सीधे लिए चलेंगे। सीधे चलते हैं विदेश मंत्रालय की प्रेस वार्ता में। Secretary East Shri P. Kumaran, as also we have joined by